गुड मॉर्निंग एवरीवन। ऑडियो का बता दीजिए, ऑडियो क्लियर है? मॉर्निंग नेमिटेक जी, ऑडियो का बता दीजिएगा। मॉर्निंग मॉर्निंग नेक जी। मॉर्निंग मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग एवरीवन। सो दिस इज आवर थर्ड लेक्चर ऑफ एनवायरनमेंट एंड इकोलॉजी। 2 लेक्चर ऑलरेडी हो चुके हैं। सो आज हम कैरी फॉरवर्ड करेंगे। कुछ टॉपिक हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिए, उनमें किसी को भी डाउट है तो प्लीज पूछ लीजिए। Good morning everyone. So this is going to be the third lecture of environment and ecology. We have already discussed few topics. हमने environment की basic की बात की थी, then हमने layers of earth atmosphere की बात की, हमने biotic and abiotic component की बात की। So उसी सीरीज को कैरी फॉरवर्ड करते हुए आज हम और आगे कैरी फॉरवर्ड प्रोसीड करेंगे। सबसे पहले हम कुछ क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। ये क्वेश्चन आप लोग पढ़िए और बताइए इसका आंसर क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 1 की बात करते हैं। पहला क्वेश्चन है, और ये क्वेश्चन वही है जो सारे हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, तो उसी पार्ट पे कुछ रिवीजन टाइप के क्वेश्चन है। क्वेश्चन पढ़िए, ध्यान से ऑप्शन पढ़िए, जल्दबाजी नहीं करनी है, देन आंसर बताइए। अगर आपकी वीडियो की क्वालिटी क्लियर ना हो तो प्लीज स्क्रीन पे टाइप करिएगा। वीडियो की क्वालिटी को सेटिंग्स में जाके एडवांस में क्लिक करके 720p सिलेक्ट कर लीजिएगा। पहला सवाल है, वार्मेस्ट लेयर ऑफ द अर्थ एटमॉस्फेयर कौन सी होती है? हमने अर्थ के एटमॉस्फेयर की अलग अलग लेयर्स की बात की थी। अब सवाल है कि वार्मेस्ट लेयर ऑफ द अर्थ एटमॉस्फेयर कौन सी है? हमने डिस्कस किया था, सारे स्ट्रेटिफिकेशन की बात की थी हमने, ये लेयर्स थी और आपको सबको पता चल गया होगा कि वार्मेस्ट लेयर कौन सी है। तो सबसे ऊपर में जो लेयर होती है वो है थर्मोस्फेयर, एंड यही वार्मेस्ट लेयर होती है। कोल्डेस्ट की बात करें, अगर इसी में मैं वार्मेस्ट की जगह कोल्डेस्ट बोल दूं, इस क्वेश्चन को थोड़ा सा ट्विस्ट कर दिया जाए, कोल्डेस्ट कर दिया जाए वार्मेस्ट की जगह, और ऑप्शन यही रहे, देन आपका आंसर क्या होगा? मॉर्निंग मॉर्निंग मार्शल जी। अगर सवाल को मैं चेंज करके सप्लीमेंट्री एक सवाल और पूछ रहा हूं, वार्मेस्ट की जगह कोल्डेस्ट लेयर ऑफ द एटमॉस्फेयर कर दिया जाए, ऑप्शन यही रहे, देन आंसर क्या होगा आपका? देन द आंसर विल बी डी, मेसोस्फेयर। तो ये कोल्डेस्ट हो गया एंड ये वार्मेस्ट हो गया। अब सेकंड क्वेश्चन है, आपको करेक्ट ऑर्डर ऑफ द लेयर ऑफ द अर्थ बताना है। ये याद रखिएगा, करेक्ट ऑर्डर जब बताना होता है तो आपको नीचे से ऊपर की तरफ जाना होगा, फ्रॉम डाउन टू अपवर्ड। यानी इस अर्थ में सबसे नीचे कौन सी है, हमारे पास सबसे कौन सी है, उसके ऊपर वाले लेवल पे कौन सी है, देन उसके ऊपर वाले लेवल पे कौन सी है, इस तरीके से आपको बताना होगा। तो क्या होगा इस क्वेश्चन का आंसर? ध्यान से पढ़िएगा, आपको बॉटम से टॉप की तरफ जाना है। इस तरीके से आपको लेयर बतानी है। आंसर क्या होगा? ऑप्शंस को ध्यान से पढ़िए, बहुत इजी क्वेश्चन है। सुफांग जी कह रहे हैं डी, बाकी लोग बताएं। देखिए बहुत क्लियर है कि सबसे नीचे वाली लेयर को कहते हैं हम ट्रोपोस्फेयर।
एंड ऑप्शन इतने ज्यादा सिंपल है कि एक ही ऑप्शन है जिसमें पहला ट्रोपोस्फेयर है। ट्रोपोस्फेयर के ऊपर स्ट्रेटोस्फेयर होती है, मेसोस्फेयर होती है, आइनोस्फेयर होती है, एंड देन एक्सोस्फेयर होती है। सो मर्सर जी ने एक निमोनिक्स दिया है, उनका निमोनिक्स से आप अपनी तरफ से कुछ और बना सकते हैं। उन्होंने लिखा है ट्रस्ट मी इन एग्जाम। सो वी आर गोइंग टू ट्रस्ट मर्सर जी, और इस निमोनिक्स को आप याद कर सकते हैं, अपने साथ यूटिलाइज कर सकते हैं। सो द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन विल बी डी। अब इस क्वेश्चन का आंसर बताइए, इनमें से कौन सी नोबल गैस एयर में प्रेजेंट नहीं होती है? क्या वो हीलियम है, रेडियम है, आर्गन है, या नियॉन है? कौन सी ऐसी नोबल गैसेज हमने बात की थी, नोबल गैसेज और उसके अलावा वॉलेटाइल गैसेज की बात की थी, वेरिंग गैसेस की बात की थी, हमने अलग अलग टाइप का कंपोजिशन की बात की थी, एटमॉस्फेयर का कंपोजिशन किस तरीके से होता है। सो वहां पे बहुत सारी आपने देखी होगी नोबल गैसेस, पर एक ऐसी नोबल गैस है जो उसका हिस्सा नहीं है। सो आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन विल बी बी, रेडॉन। अब याद रखिएगा, जब मैंने कंपोजिशन बताया था आपको, ये देखिए आपका आर्गन है, नियॉन भी है और हीलियम भी है। चाहे वो 0.0001% हो, वो एक्सेप्टेड है, पर यहां पे आपको जो नहीं देखने को मिलेगा वो रेडॉन नहीं मिलेगा। इसके अलावा जेनॉन भी आपको देखने को मिलता है, क्रिप्टॉन और हाइड्रोजन गैसेस भी देखने को मिलती है, पर रेडॉन गैस देखने को नहीं मिलती, ये याद रखिएगा। सो द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन विल बी बी, रेडॉन। क्वेश्चन नंबर 4 है, ट्रोपोस्फेयर और स्ट्रेटोस्फेयर के बीच की बाउंड्री को क्या कहते हैं? जैसे लेयर है ट्रोपोस्फेयर, या स्ट्रेटोस्फेयर, इन दोनों के बीच में एक लेयर आती है, उसको क्या बोला जाता है? what is the name of that layer? ट्रोपोपॉज, आइनोपॉज, स्ट्रेटोपॉज या मेसोपॉज? सो इस लेयर को बोला जाता है ए ट्रोपोपॉज। इस टाइप के क्वेश्चन बहुत ज्यादा पूछ लिए जाते हैं। जो ओजोन लेयर है वो कौन सी लेयर ऑफ अर्थ एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट है? अर्थ की अलग अलग लेयर में हमने देखा है, ओजोन की जो लेयर है, जो लेयर हमको प्रोटेक्ट करती है यूवी रेज से, वो कौन सी लेयर में प्रेजेंट है? वो आपकी थर्मोस्फेयर में, स्ट्रेटोस्फेयर में, ट्रोपोस्फेयर में, या मेसोस्फेयर में? सो आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन विल बी स्ट्रेटोस्फेयर। वो आपको देखने को मिलेगा स्ट्रेटोस्फेयर में ओजोन लेयर, यहां तक कि फ्लाइट और ये सब चीजें भी आपको स्ट्रेटोस्फेयर में ही देखने को मिलती है। सो परफेक्ट, सब लोगों ने सही आंसर दिया, बी आंसर। अब ये बहुत सिंपल क्वेश्चन है, बायोस्फीयर किसको कहते हैं? ऑप्शन ए की तरफ जाएंगे, रॉक एंड मिनरल को कहते हैं। बी ऑप्शन आपका है प्लांट एंड एनिमल्स। सी है वाटर एंड वाटर सोर्सेज, या डी एटमॉस्फेयर एंड लिथोस्फेयर। इनमें से बायोस्फीयर किसको कहेंगे हम? तो बायोस्फीयर के बारे में मैंने बताया था जहां लिविंग ऑर्गेनिजम्स हो। तो लिविंग ऑर्गेनिज्म आप देखेंगे तो यहां पे सिर्फ प्लांट एंड एनिमल ऐसे हैं जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, बाकी रॉक, मिनरल्स, ये सब अबायोटिक हैं और बायोस्फीयर में लिविंग आते हैं।
क्वेश्चन नंबर 7 है, यहां 3 पॉइंट है, ध्यान से पढ़िएगा देन इसका आंसर दीजिएगा। ये वो टाइप के क्वेश्चन है जब मैक्सिमम गलती स्टूडेंट्स करते हैं। यहां 3 स्टेटमेंट दिए हैं रिगार्डिंग द टर्म आयोनोस्फेयर। आयोनोस्फेयर जो लेयर ऑफ अर्थ होती है उसके रिगार्डिंग 3 टर्म्स दिए, 3 लाइंस दिए। इन तीनों स्टेटमेंट को पहले आप इंडिविजुअली चेक करें एंड देन बताएं कि आंसर इसका करेक्ट क्या होगा। नीचे आपके कोट्स दिए हैं, कोट्स है पहला ए 1 एंड 2, दूसरा है 1 एंड 3, सी है 2 एंड 3 एंड डी है 1 2 एंड 3। ये ऐसा क्वेश्चन है जहां पे आपको एनालाइज करना पड़ता है, स्टडी करना पड़ता है, तब जाके आप इसको करेक्ट मार्क कर पाते हैं। ओके, नैनी जी कह रहे हैं डी है शायद, मर्सल जी कह रहे हैं सी है। ओके, डी ऑप्शन आ गया। जॉन जी का ऑप्शन है डी। अगर आइनोस्फेयर अपर मोस्ट लेयर है तो एक्सोस्फेयर क्या होती है? अपर मोस्ट यानी सबसे ऊपर। अगर आइनोस्फेयर अपर मोस्ट है तो एक्सोस्फेयर क्या होता है? जी मर्सर जी। अब ये बाकी क्वेश्चन, बाकी पॉइंट्स को देख के आप हैरान परेशान हो गए, लेकिन आपने बेसिक चीज फिर बेसिक में गलती की। बेसिक क्या है? सबसे ऊपर एक्सोस्फेयर है, ये बेसिक बात है। उसके नीचे आइनोस्फेयर है, देन मीजो है। ट्रस्ट मी इन द एग्जाम, याद रखिए आपको काम आएगा। स्ट्रेटो है, देन ट्रोपो है। इन दोनों को कलेक्टिवली कई बार थर्मोस्फेयर भी कहा जाता है। So the answer of this question will be C, 2 and 3 only. क्वेश्चन नंबर 8, नाइट्रोजन की परसेंटेज कितनी है इन द एटमॉस्फेयर ऑफ द अर्थ? जब हम अर्थ के एटमॉस्फेयर की बात करते हैं, कितनी परसेंटेज है नाइट्रोजन की इन द एटमॉस्फेयर ऑफ द अर्थ? बहुत सिंपल क्वेश्चन है। So the answer is C. ये नाइट्रोजन की परसेंटेज और 21 के अप्रॉक्स आपका ऑक्सीजन रहता है और दोनों मिला के ही 99% के आसपास हो जाता है। देन अगर इसमें आर्गन और CO2 और मिला दें तो ये 99.9% के आसपास हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 9 है, एक लास्ट क्वेश्चन है, तो इसके बाद हम अगले टॉपिक को डिस्कस करेंगे। ये क्वेश्चन है जेट एयरक्राफ्ट के बारे में। जेट एयरक्राफ्ट के रिलेटेड ये क्वेश्चन है कि जेट एयरक्राफ्ट यानी एयरक्राफ्ट मान लीजिए आप, एरोप्लेन मान सकते हैं, वो लोअर स्ट्रेटोस्फीयर में काफी ज्यादा इजीली और स्मूथली फ्लोट करते हैं या फ्लाई करते हैं। इसका एक्सप्लेनेशन क्या है आप लोगों के अकॉर्डिंग? जब मैंने एक्सप्लेन किया था मैंने बताया था कि स्ट्रेटोस्फीयर में आपको वाटर वेपर या क्लाउड नहीं मिलते। मैंने आपको बताया था क्लाउड आपको थोड़ा नीचे दिखेंगे जब एक अमाउंट ऑफ हाइट प्लेन ले लेते हैं। उसके अलावा यहां पे 2 टाइप की विंड होती है, एक होती है हॉरिजॉन्टल विंड और एक होती है वर्टिकल विंड। नीचे वर्टिकल विंड है जो परेशान कर सकती है, लेकिन स्ट्रेटोस्फीयर में सिर्फ आपको हॉरिजॉन्टल विंड दिखती है। तो हॉरिजॉन्टल विंड्स दिखती हैं कुछ
जो कि मदद करती हैं फ्लाई करने में और उस पाथ को, उस ट्रेजेक्ट्री को डिस्टर्ब नहीं करती। सो ये कुछ क्वेश्चन थे जो हमने पिछले पोर्शन जो हमने कंप्लीट किया उस पर हमने डिस्कस किए। नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस लैंड कंपोनेंट जो हमने कल स्टार्ट कर दिया था। सो लैंड कंपोनेंट के बारे में बात करेंगे, फिर हम बात करेंगे हाइड्रोस्फीयर के बारे में। इन सवालों में किसी को भी कोई डाउट है तो पूछ लीजिए, और डाउट नहीं है तो सी टाइप कर दीजिए ताकि हम आगे मूव कर सके। तो हर क्लास से पहले कुछ ऐसे ही सवाल मैं पूछूंगा और लेक्चर के बीच में भी कुछ ऐसे सवाल हैं जो आपके लिए रहेंगे ताकि आपको एक अंडरस्टैंडिंग होती रहे कि किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सो यहां मेन पर्पस यह है कि आप लोगों का माइंड एक्टिव रहे और हर टाइम क्वेश्चन की लैंग्वेज आपको समझ में आ जाए जैसे ही क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे हो। सब बात करते हैं लैंड कंपोनेंट की। पिछला पोर्शन सबको क्लियर है। सो लैंड कंपोनेंट में हमने बात की थी अर्थ जिसके ऊपर हम रहते हैं। सो अर्थ के नीचे की भी कुछ डिवीजन हम समझ लेते हैं, बहुत ज्यादा डेप्थ में अभी नहीं जाएंगे। हमने बात की थी क्रस्ट की, मेंटल की, आउटर कोर की एंड इनर कोर की। सो अर्थ का इंटीरियर बहुत सारी कॉन्सेंट्रिक लेयर ऑफ क्रस्ट, मेंटल और कोर से बना है। क्रस्ट सॉलिड है, मेंटल को विस्कस मॉल्टन रॉक के फॉर्म में कहते हैं, आउटर कोर आपका लिक्विड है एंड इनर कोर डेंस सॉलिड है। अगर हम मैकेनिकली इसको डिवाइड करने की कोशिश करें तो इसको लिथोस्फीयर, एस्थेनोस्फीयर और मेसोफोरिक मेंटल में इसको डिवाइड कर सकते हैं। केमिकली भी इसको क्रस्ट, अपर मेंटल, लोअर मेंटल, आउटर कोर, इनर कोर के रूप में डिवीजन कर सकते हैं। ये सिर्फ इस तरीके से कि आपने केमिकली यानी कंपोजिशन के बेसिस पे डिवाइड कर दिया, मैकेनिकली आपने हाइट के बेसिस पे डिवाइड कर दिया। तो ये अलग अलग डिवीजन है अर्थ के। देन मैंने आपको बताया था कि अर्थ को अगर आप देखेंगे तो इस तरीके से दिखती है। लिथोस्फीयर को अगर हम डिफाइन करने की कोशिश करें, लिथोस्फीयर वो एरिया जहां हमारी सारी एक्टिविटीज होती है, जिसमें एग्रीकल्चर भी है, हमारा रहना भी है। पानी के जो वेल बनाना है वो भी इसी रेंज में लगभग इंक्लूडेड है। तो ये आपका क्रस्ट और अपर मेंटल जो सॉलिड मेंटल है, इन सबको मिला के जो एरिया है इसको आप कहेंगे लिथोस्फीयर। देन आपकी एस्थेनोस्फीयर वाली लेयर आती है, उसके नीचे आपका मेंटल है, आउटर कोर है, इनर कोर है, और ये सारी चीज हम डिस्कस कर चुके कि मेंटल आपका विस्कस लिक्विड की फॉर्म में है, मॉल्टन लिक्विड की फॉर्म में है, और आउटर कोर लिक्विड की फॉर्म में, इनर कोर सॉलिड की फॉर्म में। ये सब हम डिस्कस कर चुके। सो लिथोस्फीयर की बात करते हैं। ये वो एरिया है जो 10 से लेकर 200 किलोमीटर तक आता है और इसमें आता है क्रस्ट एंड अपर पार्ट ऑफ मेंटल। ये लिथोस्फीयर ही वो हिस्सा है जो टेक्टोनिक प्लेट में डिवाइडेड है। इन्हीं का मूवमेंट होता है ये जो प्लेट्स का, इसी की वजह से अर्थ का फॉर्मेशन होता है। जो आपको अर्थ को एक महसूस होते हैं वो भी इन्हीं प्लेट्स की मूवमेंट की वजह से। कि पहले ये अर्थ एक यूनाइटेड मास था जो कि 2 हिस्सों में डिवाइड हुआ। उसके बाद ये 2 हिस्सों के डिवीजन के बाद इन्हीं 2 हिस्सों के मूवमेंट और कोलिजन की वजह से पूरे दुनिया के कॉन्टिनेंट बने। तो ये प्लेट्स हैं, टेक्टोनिक प्लेट्स, ये इसी लिथोस्फेरिक प्लेट्स को टेक्टोनिक प्लेट्स कहते हैं। और यही प्लेट्स जब मूव करती है तो इनको फोल्डिंग एंड फॉल्टिंग प्रोसेसेस होते हैं। इसी की वजह से आपने नोटिस किया होगा बहुत सारे लोग कहते हैं कि हिमालय की हाइट बढ़ रही है। क्यों? और हिमालय को हाइट किस वजह से बढ़ रही है? क्योंकि ये लेयर्स हैं जो मूव कर रही है और इसकी वजह से हिमालय की हाइट इंक्रीज हो रही है। सो बाकी क्या प्रोसेस होते हैं इसको इतना डेप्थ में अभी हम नहीं पढ़ेंगे। ये ज्योग्राफी का पार्ट है, ज्योग्राफी में ये कवर होता है आपका कि अर्थ का फॉर्मेशन किस तरीके से हुआ था। सो वहां पे ज्योग्राफी वाले पोर्शन में आपको ये करा दिया जाएगा किस तरीके से ये अर्थ का फॉर्मेशन देखने को मिलता है। टेक्टोनिक प्लेट्स के नीचे आप देखेंगे मॉल्टन लावा की फॉर्म में सारी चीजें होती हैं। और ये जो मॉल्टन लावा है ये एक्चुअली में जो प्लेट्स है
ये प्लेट्स याद रखिएगा कॉन्टिन्यूसली मूव करती रहती है। अब ये रोटी खाने वाली प्लेट नहीं है, अर्थ की प्लेट है, कुछ छोटी प्लेट्स है, कुछ बड़ी प्लेट्स है। इस तरीके से समझ लीजिए कि आपके जितने भी कॉन्टिनेंट है वो कोई ना कोई प्लेट्स के ऊपर है, और ये प्लेट्स मूव करती रहती हैं बिकॉज ऑफ एनर्जी। और एनर्जी इनको मिलती है नीचे जो मटेरियल अवेलेबल है उनके रेडियो एक्टिव डिके की वजह से। यूरेनियम, थोरियम, पोटेशियम, इनके रेडियो एक्टिव डिके की वजह से, जो कि अर्थ क्रस्ट और मेंटल में अवेलेबल है, इससे प्लेट्स को एनर्जी मिलती है और ये प्लेट्स मूव करती रहती है। क्लियर है इतना पोर्शन? इस पोर्शन में कोई डाउट है तो पूछ लीजिएगा। अब हम आगे मूव करते हैं। लिथोस्फेयर में लगभग 16% ऑफ अर्थ का टोटल मास है और अराउंड 3200 माइल्स थिक है। ये लिथोस्फेयर के नीचे आपकी ये अलग अलग जो डिविजन्स हैं, अलग अलग डिसकंटिन्यूटी आती हैं, उसके बारे में हमने बात किया था, जिसको याद रखने का आपका तरीका था CMRGL। एंड ये मैंने बताया था कि कैसे ये अलग अलग डिस्टिंक्शन अलग अलग साइंटिस्ट ने किया और हर एक डिसकंटिन्यूटी को उन्होंने अपना नाम दे दिया। जिसने जो डिसकंटिन्यूटी डिस्कवर की उसने उसको वो नाम दे दिया। जैसे कॉनरोड डिसकंटिन्यूटी है, मोरोविक डिसकंटिन्यूटी है, रेपेटी है, गुटेनबर्गर, लेमैन डिसकंटिन्यूटी। सो बात करते हैं क्रस्ट, बहुत फ्रेजाइल हिस्सा है, आउटर मोस्ट हिस्सा है। क्रस्ट में देखिए आप जितने भी रॉक हैं ये सारी चीजें क्रस्ट के ऊपर आती है, चट्टाने, पहाड़, ये सब क्रस्ट के ऊपर आते हैं। और इसकी डेंसिटी कई बार पूछ लेती है, इसकी डेंसिटी है 3 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। ये अगर हम इसको ओशियनिक डेंसिटी की बात करें तो ये 2.7 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। ये एक्चुअली में इसका मास अपॉन वॉल्यूम का वेट है, यानी कितना एरिया में कितने लोग रह रहे हैं या कितना वजन है कितने एरिया में। तो अर्थ का क्रस्ट बहुत डेंस है क्योंकि सारी एक्टिविटी आपको यहीं देखने को मिलेगी। जितना भी अर्थ का मास है, मेजर मास आपको यहीं देखने को मिलेगा। अब जो ये सॉइल की लेयर है किस चीज से बनी है, ये सवाल पूछा जाता है। जब हम सॉइल की लेयर की बात करते हैं तो किसी एलिमेंट से बनी होगी। तो सॉइल की अपर लेयर, क्रस्ट वाली लेयर बनी है सियाल से, इसको सियाल लेयर भी कहते हैं, जिसमें आपका सिलिका आता है और आता है एल्यूमिनियम। इसलिए कई बार लिथोस्फेयर को सियाल के रूप में भी बात कर ली जाती है। अब एक चीज याद रखिएगा, जहां ओशियन है वहां पे लिथोस्फेरिक क्रस्ट थिन होगा, पतला होगा, और जहां पे कॉन्टिनेंटल क्रस्ट है वहां पे मोटा होगा। ऑब्वियस है, क्योंकि पानी का जो क्रस्ट है वो थिन है, वो उतना मोटा नहीं हो सकता क्योंकि उसके ऊपर एक लेयर ऑफ वाटर है। पर कॉन्टिनेंटल क्रस्ट की जब आप बात करते हैं तो उसकी थिकनेस ज्यादा होती है एज कंपेयर टू ओशियनिक क्रस्ट। तो ये क्रस्ट के बारे में इंपॉर्टेंट पॉइंट है, रिवाइज कर लेते हैं क्या क्या याद रखना है। सबसे बेसिक चीज, इसको सियाल लेयर कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि ये सियाल मिनरल इसमें मेन कंपोजिशन है। दूसरा पॉइंट जो आपको याद रखना है, इसकी डेंसिटी 3 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब या एंड 2.7 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। तीसरा,
कॉन्टिनेंटल क्रस्ट मोटा होता है, यानी उसकी अगर आप मोटाई की बात करें तो वो थिकर होगा, और ओशनिक क्रस्ट की जब हम बात करेंगे तो वो थिनर होगा। क्लियर है यहां तक? क्रस्ट में कोई डाउट है तो पूछ लीजिए। सिंपल चीजें, और यहां सिंपल चीजें इस सवाल में पूछी जाती। स्टेट की बात करें, सबको पता है हम सॉलिड स्टेट के ऊपर रहते हैं। तो ये था आपका क्रस्ट। देन आते हैं मेंटल की बात पे। मेंटल की बात करते हैं। मेंटल है सीमा लेयर। अब इसकी बात करें तो ये सेमी सॉलिड, या आप इसको मॉल्टन विस्कस स्टेट की बात कह सकते हैं कि मॉल्टन विस्कस स्टेट में है मेंटल। क्रस्ट के नीचे आपका मेंटल आता है। इसकी थिकनेस की बात करें तो 10 किलोमीटर से 2 किलोमीटर तक नीचे जाती है। इसकी डेंसिटी ज्यादा है क्रस्ट पोर्शन से। और एस्थेनोस्फेयर की बात करें, अपर पोर्शन ऑफ मेंटल होता है। एस्थेनोस्फेयर वो लेयर है जो कि डिवाइड करती है। देन आपके इसके बाद बात करेंगे, जैसे हमने ऑलरेडी बात किया, क्रस्ट और अपर मोस्ट पार्ट ऑफ मेंटल को लिथोस्फेयर कहते हैं और इसको सीमा लेयर कहते हैं। एंड लास्ट अंदर लेयर है कोर की। कोर में इनर कोर और आउटर कोर आ जाता है। इनर कोर सॉलिड स्टेट है, और जो आउटर कोर है वो आपको लिक्विड स्टेट में दिखेगा, और इस लेयर को बोला जाता है निफे लेयर, यानी निकल और आयरन की लेयर होती है अंदर। तो आपको याद रखना है, सबसे ऊपर सियाल है, फिर सीमा है, एंड लास्ट है निफे लेयर, यानी निकल और आयरन की लेयर। एंड देन आपको याद रखना इनकी स्टेट्स, बस इतना ही याद रखना, यही सवाल पूछे जाते हैं। तो इसी टाइप के सवालों के लिए आप लोगों को रेडी रहना होगा कि कोर क्या होता है, मेंटल क्या होता है, क्रस्ट क्या होता है, लिथोस्फेयर किसको कहते हैं। तो लिथोस्फेयर इज क्रस्ट प्लस अपर मेंटल। सो ये कंपोजिशन है आपके अर्थ की। अब एक सवाल पूछा जाता है, आपने भी शायद किसी एग्जाम में देखा हो कि अर्थ में सबसे ज्यादा अमाउंट में कौन सा एलिमेंट प्रेजेंट है। कौन सा ऐसा एलिमेंट है जो अर्थ में सबसे ज्यादा प्रेजेंट है। इस क्वेश्चन का आंसर देने की कोशिश करिए। बताइए इसका आंसर क्या होगा। क्वेश्चन है द मोस्ट अबेंडेंट एलिमेंट इन द अर्थ। भूल गए? चलिए बात करेंगे। ओके, एबी जी कह रहे हैं ऑक्सीजन। एक एलिमेंट पे सवाल पूछा जाता है, एक मेटल पे सवाल पूछा जाता है। सो एलिमेंट की बात करें तो ऑक्सीजन है, मेटल की बात करें तो एल्यूमिनियम है। मर्सल जी मैंने देख लिया आपका मैग्नीशियम या पोटेशियम, इतने ज्यादा वॉलेटाइल है मैग्नीशियम या पोटेशियम, आप दुनिया में आग लगवा के ही मानेंगे मर्सल जी। चलिए बात करेंगे इसके ऊपर भी क्या कंपोजिशन है। उससे पहले बात करते हैं, दो टर्म आपने बार बार सुनी, एक एस्थोनोस्फेयर है और मोर डिसकंटिन्यूटी ज्यादा सुना जाता है, बाकी सारी डिसकंटिन्यूटी भी है।
एस्थेनोस्फीयर की बात करते हैं, ये क्या है? ये मैकेनिकली वीक और डक्टाइल रीजन है अपर मेंटल ऑफ अर्थ की। जो अपर मेंटल होता है अर्थ की, उसकी वीक है, मैकेनिकली वीक लेयर, और ये अराउंड 80 से लेकर 200 किलोमीटर की लेंथ पे आपको डेप्थ पे देखने को मिलती है। इसकी लोअर बाउंड्री बहुत ज्यादा क्लियर नहीं है, और ये एस्थेनोस्फीयर ही एक्चुअली में नीचे के लावा और मॉर्टल मटेरियल की प्रेजेंट में उसमें सबमर्ज होती है, और ये लावा जब एक्सप्लोड होता है तो एस्थेनोस्फीयर को ही एक्सप्लोड करके बाहर निकलता है लावा। क्योंकि ये मैकेनिकली वीक है और डक्टाइल है, इसीलिए ये ब्रेक हो जाती है जब ये लावा का आपका एक्सर्शन आपको देखने को मिलता है। देन मोर डिसकंटिन्यूटी के बारे में हम ऑलरेडी बात कर चुके। अब बात करते हैं अर्थ के क्रस्ट के कंपोजिशन के बारे में। देखिए, अर्थ में अलग अलग एलिमेंट है, अलग अलग मेटल आपको देखने को मिलेंगे, एलिमेंट्स देखने को मिलेंगे, कुछ बहुत ज्यादा अमाउंट में और बाकी सब बहुत माइन्यूट में। सो अर्थ क्रस्ट में 95% इग्नियस रॉक्स आते हैं, मेटामॉर्फिक रॉक्स के साथ मिला के। 4% शेल है, कुछ सैंडस्टोन है, कुछ लाइमस्टोन भी है। अब कंपोजिशन की बात करें तो कंपोजिशन इस तरीके से कि अर्थ के क्रस्ट में अराउंड 46.1% आपको ऑक्सीजन देखने को मिलेगा। देन नंबर 2 पे आपको सिलिका देखने को मिलेगा, जिसका कंपोजिशन है अराउंड 28.2%। क्या आपको ये सारी परसेंटेज याद रखनी है? नो, पर आपको 3 से 4 का आइडिया होना चाहिए। सो ऑक्सीजन सबसे ज्यादा है, फिर सिलिका, सिलिका जिसको आप कहते हैं ना रेत, रेत किससे बनी होती है? सिलिका से। अर्थ की लेयर में क्या है? सिलिका है, तो सिलिका नंबर 2 पे है मोस्ट एबंडेंट में। पर अगर आप मेटल की बात करें, हार्डकोर मेटल की, तो एल्यूमिनियम नंबर 3 पे, और सबसे ज्यादा मेटलों में एल्यूमिनियम आता है। तो ये ऑर्डर याद रखिएगा, सबसे ज्यादा ऑक्सीजन, देन सिलिकन, देन एल्यूमिनियम। इसमें 2 सवाल पूछे जाएंगे, जैसा कि मैंने ऑलरेडी पूछा। एलिमेंट मतलब मेटल, नॉन मेटल, कुछ भी हो सकता है, मेटलॉइड भी हो सकता है। तो जब मैं पूछता हूं कि सबसे ज्यादा अबंडेंट एलिमेंट कौन सा है, तब आप नॉन मेटल का नाम भी ले सकते हैं, तब आप ऑक्सीजन का नाम भी ले सकते हैं। पर जब मैं मेटल की बात करता हूं तो आपका आंसर सिर्फ एल्यूमिनियम होगा, ये याद रखिएगा। क्लियर है यहां तक? एलिमेंट और मेटल में फर्क पता है सबको? एलिमेंट सारी चीजें जिसमें मेटल आ गया, नॉन मेटल आ गया, सेमीकंडक्टर्स आ गए, मेटलॉइड्स आ गए, इनर्ट गैसेस, सबको जोड़ लीजिए आप। पर मेटल जब बात करते हैं, स्पेसिफिकली मेटल, क्लियर है इतना पोर्शन? और जो ये सोडियम पोटेशियम आपको इतना परसेंटेज दिख रहा है, ये कहीं ना कहीं ऑयल में सबमर्ज्ड मिलता है, या इस तरीके से मिलता है कि वो वोलेटाइल फॉर्म में नहीं है। हम सब जानते हैं केमिस्ट्री में कैसे सोडियम और पोटेशियम कितने ज्यादा रिएक्टिव होते हैं। अब बात करते हैं हाइड्रोस्फीयर की, जिसमें आपका ओशियन आ गया, लेक्स आ गया, रिवर आ गया, ग्राउंड वाटर। हाइड्रोस्फीयर पानी, तो पानी जो आसपास है उसको कहते हैं हाइड्रोस्फीयर। अर्थ इन्वायरमेंट में ज्यादातर आपका कवर है पानी से। पानी का इन्फ्लुएंस बहुत ज्यादा है, ये क्लाइमेट को चेंज करता है। प्लांट और एनिमल स्पीशीज कहां ज्यादा रहेंगे, कहां कम रहेंगे, ये भी डिसाइड करता है। और पानी के अंदर लैंड से ज्यादा अमाउंट ऑफ ऑर्गेनिज्म रहते हैं, ये याद रखिएगा। अगर हम ऑर्गेनिज्म की डेंसिटी की बात करें तो पानी में ज्यादा है एज कंपेयर टू लैंड। सबसे पहले वाटर साइकिल की बात करते हैं।
ऐसे ही कार्बन साइकिल भी होती है, नाइट्रोजन साइकिल भी होती है, हर एक की साइकिल होती है। हम सिर्फ वाटर साइकिल की बात कर रहे हैं। पानी हम सबको पता है समुद्र में अवेलेबल है। यहां से एवेपोरेशन होता है, फिर ऊपर जाके कंडेंसेशन होके क्लाउड बनते। ये सब हो रहा है सनलाइट की वजह से। उसके बाद ये कंडेंस होके वापस बारिश की फॉर्म में आ जाते। सरफेस रन ऑफ होता है, कुछ पानी अर्थ के नीचे चला जाता है, कुछ अगेन इवापोरेट होता जा रहा है। दूसरा, अर्थ के नीचे से पानी जो पेड़ों की टिप से निकलता है उसको कहता है ट्रांसपीरेशन। तो इसकी वजह से भी पानी ऊपर जाता है एंड देन बारिश के फॉर्म में पानी नीचे आता है। तो ये कंप्लीट साइकिल है कि जो पानी अर्थ से चला वो वापस कैसे आ गया। ऐसे ही हर एक हर एक एलिमेंट की साइकिल होगी, हर एक गैस की साइकिल होगी, क्योंकि जितनी भी चीजें हैं वो खत्म नहीं हो सकती। नाइट्रोजन की भी साइकिल है, ऑक्सीजन की भी साइकिल है, कार्बन डाइऑक्साइड की भी नेचुरल साइकिल है। पर क्योंकि इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन हो गया तो कार्बन डाइऑक्साइड की साइकिल डिस्टर्ब हो गई। कार्बन डाइऑक्साइड का इंक्रीज हो गया है रिलीज। यही आपकी ग्लोबल वार्मिंग के कारण बनती है। तो ये वाटर साइकिल है। उसके बाद बात करते हैं अलग अलग टाइप के हाइड्रोस्फीयर में आपके अलग अलग ओशियंस हैं, कुछ रिवर्स हैं, कुछ लेक हैं, कुछ ग्राउंड वाटर है। टोटल अर्थ की बात करें तो टोटल अर्थ का 71% पानी से कवर है, जिसमें से मोस्टली ओशियंस आते हैं। मर्सल जी, वाटर साइकिल से याद आया, अफ्रीका में बहुत सारी ऐसी टेरेन है जहां कुछ नहीं है। अफ्रीकन कॉन्टिनेंट में जहां पानी बिल्कुल नहीं है, तो वहां लोग एनिमल्स का ब्लड पीते हैं ताकि कुछ ना कुछ लिक्विड उनके अंदर बॉडी में इनटेक होता रहे। हमारी कंट्री में पानी काफी अच्छी अमाउंट में, इसलिए हमारे यहां मिसयूज भी बहुत होता है। अफ्रीका के बहुत सारे हिस्सों में इस तरीके से लोग जिंदा रहते हैं ब्लड पी पी के, ताकि कुछ ना कुछ लिक्विड आता रहे। तो पानी हमारी कंट्री में आप ये कह लीजिए कि भगवान की मेहर है, ऊपर वाले की मेहर है कि आपको सब कुछ देखने को मिलता है। 70% अर्थ पानी से कवर होने के बावजूद भी मोस्टली खारा पानी है, ओशियंस का पानी है। ओशियन 97% है और एवरेज डेप्थ की बात करें तो इनकी 4 किलोमीटर है।